गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हार्ट साउंड के बारे में बात करेंगे। हार्ट साउंड में हम नॉर्मल हार्ट साउंड और एबनॉर्मल हार्ट साउंड, मर्मर्स, कुछ स्पेशल हार्ट साउंड्स होते हैं वो समझेंगे। ये टॉपिक सुनने के बाद हमको सारे हार्ट साउंड समझ में आ जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल के सारे सवालों का जवाब दे सकोगे। थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं या फिर एमसीक्यूज आते हैं तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। एक कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ मैं इसके कुछ लिंक भी शेयर करूंगा जहाँ पे जाके आप उस साउंड को सुन भी सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पैन सिस्टोलिक मर्मर कैसा रहता है तो आप हेडफोन लगा के उसको सुन सकते हो कि पैन सिस्टोलिक मर्मर कैसा सुनाई देता है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मर्मर को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, क्लिनिकली सिस्टोल में कब है, डायस्टोल में कब है, एक कैसा अप्रोच हमने लेना चाहिए जिसमें हमको समझ में आ जाए कि हाँ ये इस वॉल के कारण हो सकता है, और अगर सिस्टोल में है तो क्या है, डायस्टोल में है तो क्या है। तो एक डायग्नोसिस थ्योरेटिकली कैसा बनाना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम S1 S2 जो कि नॉर्मल हार्ट साउंड है, S3 S4 के बारे में भी समझेंगे। देन कुछ मर्मर्स हम समझेंगे, क्लिक्स करके कुछ साउंड होते हैं, कुछ ओपनिंग स्नैप होता है, और एक वाइड फिक्स जो वाइड स्प्लिटिंग ऑफ जो S2 है, सेकंड हार्ट साउंड है, उसके बारे में भी समझेंगे। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत लोग मुश्किल से इसको समझते हैं, जबकि ये इतना मुश्किल है नहीं। इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। ये हार्ट के ऊपर मैंने एक पहले 2 लेक्चर लिए हुए कि फंक्शन कैसे करता है हार्ट और कार्डियक साइकिल क्या होती है, इसको एकदम आसान भाषा में समझा है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तभी ये समझना आसान होगा और आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम में बस क्वेश्चन पढ़ के भी उसका आंसर लिख सकेंगे। तो शुरुआत में हमको समझना है कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि फर्स्ट साउंड जो S1 कहते हैं वो होता है क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ये वॉल है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट साइड में माइट्रल वॉल, इसको हम बोलेंगे AV वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ये क्लोज होते हैं। तो AV वॉल क्लोज होने के कारण जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं उसके कारण से फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। अब यहाँ पे बार बार आपको सिस्टोल और डायस्टोल ऐसा वर्ड आएगा। अब एक चीज़ यहीं पे हमको समझना है कि सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसमें कन्फ्यूजन होने का नहीं। एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल का थेरोटिकल डिस्कशन के अलावा आपके क्लासिफिकेशन में या आइडेंटिफिकेशन में कुछ भी रोल नहीं है, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा कि ये सिस्टोलिक मर्मर है तो मतलब वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे आया हुआ मर्मर है, और जब डायस्टोल बोलूंगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम में आया, ठीक है। तो जो AV वॉल है वो जैसे ही क्लोज होता है हमको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है। अब फर्स्ट हार्ट साउंड लब करके वो आइडेंटिफाई करते हैं, LUB, इस तरीके का आवाज़ आता है उसका, क्योंकि वो वॉल बंद होती है और ये सिस्टोल के स्टार्टिंग में आती है। मतलब यहाँ से वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, और जब वो वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और पूरे फ्लूइड को आगे ढकेल देता है, और जब इसके अंदर का फ्लूइड ख़त्म हो जाता है और अंदर के प्रेशर्स कम होने लगते हैं तो फ्लूइड जो ब्लड है वो वापस जाने की कोशिश करता है, और वापस जाने से रोकने के लिए यहाँ पे जो सेमीलूनर वॉल है, राइट साइड में पल्मोनरी वॉल और लेफ्ट साइड में आवर्टा का वॉल, वो क्लोज होते हैं, और ये सेकंड हार्ट साउंड करता है जिसको ये बोलते हैं डब, है ना। डब के जैसा आवाज़ होता है। तो एक का आवाज़ आता है लब और एक का आवाज़ आता है डब। पहला हार्ट साउंड हमारा क्लोज होता है, बनता है माइट्रल वॉल बंद होने से, और सेकंड हार्ट साउंड हमारा होता है सेमिनुलर वॉल बंद होने से। अब ये जो S1 साउंड है ये दोनों वॉल साथ में क्लोज होते हैं। जब लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी राइट साइड का भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और दोनों के AV वॉल साथ में क्लोज होते हैं, और इसमें आपको स्प्लिटिंग वीटिंग कुछ नहीं मिलता। नॉर्मली सारी दोनों साथ में ही सुनाई देते हैं, दोनों सुपर इम्पोज रहते हैं, तो एक ही S1 हमको सुनाई देता है। S2 के टाइम पे क्या होता है, S2 के टाइम में भी नॉर्मल एक्सपिरेटरी फेज में क्या होता है कि दोनों सेमिनुलर वॉल साथ में क्लोज होते हैं, लेकिन जब पेशेंट को आप बोलते कि लंबी सांस लो और उसको अंदर ही पकड़ के रखो, तो जो डीप इंस्पिरेशन था उस टाइम में क्या होगा, थोरैक्स के अंदर का प्रेशर निगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि चेस्ट एक्सपांड हुई है, चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रेशर आ गया, तो पूरा वेनस रिटर्न राइट साइड ऑफ द हार्ट में बढ़ जाता है।
तो राइट एट्रियम में आपके बहुत सारा ब्लड आ जाएगा, फिर यही ब्लड यहाँ से जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और जो ज़्यादा आया हुआ ब्लड है उसको पंप करने के लिए राइट वेंट्रिकल को थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी का वॉल है वो एओर्टा के वॉल के कुछ देर के बाद बंद होता है। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल स्प्लिटिंग ऑफ S2, है ना। तो ये क्यों कब होता है? जब इंस्पिरेशन होता है, डीप इंस्पिरेशन के साथ में। तो अगर समझो ये हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड है, इसको थोड़ा कलरफुल बनाएंगे ताकि हमको समझ में आए। तो ये हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड है, ठीक है। और ये हुआ था माइट्रल वॉल या फिर ट्राइकस्पिड वॉल का साथ में बंद होने के कारण। जो सेकंड हार्ट साउंड है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एओर्टिक कंपोनेंट और दूसरा होता है पल्मोनरी कंपोनेंट। एओर्टिक कंपोनेंट को मैं रेड कलर का बना रहा हूँ क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में जाता है, और जो पल्मोनरी कंपोनेंट है उसको हम ब्लू कलर से बनाएंगे। अब जो इंस्पिरेशन के टाइम पे जो है वो दोनों साथ में ही आते लगभग, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे P2 और इसको हम कहेंगे A2। फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया, एओर्टिक कंपोनेंट, पल्मोनरी कंपोनेंट, ये हो गया हमारा पूरा सिस्टोल। इसके बाद में डायस्टोल शुरू हो जाएगा, और डायस्टोल के शुरू होने के बाद फिर से आपका S1 आएगा। इसको थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा क्योंकि सिस्टोल हमारा छोटा होता है, डायस्टोल बड़ा होता है। एक अंदाजन हम इसको इस तरीके से समझेंगे। सिस्टोल, डायस्टोल, उसको हमने डिटेल में पहले के लेक्चर में समझ चुके हैं। ड्यूरिंग एक्सपीरेशन ये एओर्टिक कंपोनेंट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड और पल्मोनरी कंपोनेंट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, मतलब एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी आर्टरी का वॉल दोनों साथ में क्लोज होते हैं, है ना। लेकिन जब इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन में अगर हम समझे तो S1 तो अपनी जगह आएगा, ठीक है, और जो एओर्टा का है वो भी अपने टाइम पे ही क्लोज होगा। लेकिन जो पल्मोनरी कंपोनेंट है सेकंड हार्ट साउंड का वो थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ये P2 है, ये A2 है, तो ये दोनों के बीच में गैप आ गया इंस्पिरेशन के टाइम पे। तो इसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इसको हम इस तरीके से याद रखते थे, जैसे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जैसे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन में ये जो एओर्टिक कंपोनेंट लेफ्ट हैंड का मैं दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एओर्टिक कंपोनेंट अपना बड़ा दिखे, है ना। तो जब इंस्पिरेशन के टाइम पे वो सेपरेट होते, एक्सपिरेशन के टाइम पे वो फिर से पास में आ जाते। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो एओर्टिक कंपोनेंट के कुछ टाइम के बाद में आपको पल्मोनरी कंपोनेंट सुनेगा। इसका मतलब आपको 3 हार्ट साउंड सुनाई देंगे क्या? नहीं, सेकंड हार्ट साउंड थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया ऐसा लगेगा आपको, और उसको हम बोलेंगे स्प्लिटिंग। अब ये जो नॉर्मल स्प्लिटिंग है, ये दिस इज नॉर्मल स्प्लिटिंग। अब इसके कुछ एबनॉर्मेलिटी भी रहते हैं। अगर समझो ये राइट साइड ऑफ हार्ट थोड़ा ज़्यादा समय लेना है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, है ना। समझो उसका राइट साइडेड ब्लंडर ब्लॉक हो गया है और वो धीरे कंडक्ट कर रहा है, तो जो वेंट्रिकल आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपीरेशन दोनों टाइम में स्प्लिटिंग रहेगा, है ना। तो अगर मैं इसको यहीं पे ड्रॉ करूँ, 2-3 कंडीशन अगर हम यहीं पे डिस्कस करें, तो ये एक्सपीरेशन है, ये इंस्पिरेशन है। अगर राइट साइडेड बंडल ब्रांच ब्लॉक RBB, राइट साइडेड बंडल ब्रांच ब्लॉक, है ना, और या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस आ गया है, ये वाला, यहाँ पे ये वॉल छोटा है जिसके कारण से वेंट्रिकल को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कोई भी कंडीशन जिसमें वेंट्रिकल को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है एम्प्टी होने के लिए, तो इंस्पिरेशन में क्या होगा और एक्सपिरेशन में क्या होगा। अब अगर हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का A2 कंपोनेंट को तो कुछ भी इशू नहीं होगा, वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा हम राइट साइड में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका पल्मोनरी कंपोनेंट है वो एक्सपिरेशन के टाइम पे भी थोड़ा सा डिले रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको पुश करने के लिए। लेकिन एक्सपिरेशन के टाइम पे और वेनस रिटर्न, इंस्पिरेशन के टाइम पे और वेनस रिटर्न आ गया और इसके कारण से ये स्प्लिटिंग बढ़ गया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। समझा? तो राइट साइडवेड बंडल ब्रांच ब्लॉक रहा या पल्मोनरी स्टेनोसिस रहा तो राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा समय लग रहा है पंप करके सब चीज़ों को बाहर भेजने के लिए, जिसके कारण से एक्सपिरेशन के टाइम पे भी आपको स्प्लिट मिल गया। लेकिन इंस्पिरेशन पे क्योंकि और ज़्यादा ब्लड रिटर्न आ गया और स्प्लिट हो जाएगा। तो ये एक्सपिरेशन में भी मिल रहा है हमको स्प्लिट, इंस्पिरेशन पे भी मिल रहा है, लेकिन इंस्पिरेशन पे हमको ज़्यादा मिल रहा है। अब एक और कंडीशन है, समझो यहाँ पे ये नॉर्मल है और यहाँ का कंपोनेंट जो है, जो एओर्टिक कंपोनेंट है उसमें प्रॉब्लम है। पल्मोनरी कंपोनेंट है वो अपनी जगह पे रहेगा, है ना। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो P2 कंपोनेंट है वो बराबर अपने टाइम पे आ रहा है, बोथ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इसको हम बोलेंगे एक्सपिरेशन और इसको हम बोलेंगे इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे ये कंपोनेंट एक्सपिरेशन पे टाइम पे नॉर्मल है और जो इंस्पिरेशन के टाइम पे ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा हमारा P2 कंपोनेंट। अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो यहाँ पे अभी लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा समय ले रहा है, या आपका एओर्टिक स्टेनोसिस है या थोड़ा सा माइल्ड कोआक्टेशन है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा समय लग रहा और जो एओर्टिक कंपोनेंट यहाँ आना चाहिए था वो यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया और ज़्यादा टाइम लेने के कारण ये आपका एओर्टिक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन के टाइम पे एओर्टिक कंपोनेंट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन पल्मोनरी कंपोनेंट शिफ्ट हो गया आपका क्योंकि राइट साइड में वेनस रिटर्न बढ़ गया। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नॉर्मली हमको दिखता था कि इंस्पिरेशन के टाइम पे स्प्लिटिंग रहता था, वो इंस्पिरेशन के टाइम पे हार्ट साउंड एक हो गए और एक्सपिरेशन के टाइम पे उसका स्प्लिटिंग हो गया। इसको हम बोलते हैं रिवर्स स्प्लिटिंग। ये कहाँ पे मिलेगा हमको? लेफ्ट साइडेड बंडल ब्रांच ब्लॉक में दिखेगा या तो फिर एओर्टिक स्टेनोसिस में दिखेगा। एक और कंपोनेंट है सब जो अगर यहाँ पे ASD आ गया, अभी एप्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, तो जो भी ब्लड यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे शंट हो जाता है। क्यों शंट होता? क्योंकि राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल, राइट साइड ऑफ हार्ट में प्रेशर्स कम रहते हैं और ब्लड हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ ट्रांसमिट होता है। तो जो भी ब्लड आ रहा है वो सब यहाँ से शंट होता रहेगा, है ना। ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अगेन ये आपका राइट वेंट्रिकल में ब्लड बढ़ रहा है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड बढ़ रहा है तो राइट वेंट्रिकल में बढ़ेगा और राइट वेंट्रिकल में ब्लड बढ़ेगा तो पल्मोनरी कंपोनेंट अपना डिले होगा। तो एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारा जो पल्मोनरी कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा था ये इस साइड में, वो अपना डिले हो रहा है। जो एओर्टिक कंपोनेंट है वो अपनी जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग मिलेगा। ठीक है। एक्सपिरेशन के टाइम पे भी, एक्सपिरेशन के टाइम पे आपका जो ये हम बात कर रहे हैं ASD में। ठीक है। ASD में A2 आपका अपनी जगह पे आया, लेकिन P2 एक्सपिरेशन के टाइम पे भी प्रोलॉन्ग है। अब इंस्पिरेशन पे टाइम पे क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन के टाइम पे बहुत सारा हम देख रहे हैं कि वेनस रिटर्न बढ़ रहा है और एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? एक्सपिरेशन पे लेफ्ट साइड की तरफ आपका जो ब्लड है वो बढ़ता है और जिसके कारण इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन में राइट साइड का ब्लड बढ़ता है और एक्सपिरेशन में लेफ्ट साइड का ब्लड बढ़ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड का ब्लड जो बढ़ रहा है वो भी शंट हो रहा है ना। तो इसका कंपोनेंट दोनों इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में दोनों में सेम रहेगा, तो दोनों में हमको स्प्लिटिंग मिलेगा। इसको हम बोलते हैं कि वाइड फिक्स स्प्लिट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड। ये कहाँ पे मिलेगा हमको? ये हमको मिलता है ASD में। तो फर्स्ट हार्ट साउंड हमने समझा था कि AV वॉल के बंद होने के कारण होता है और वो दोनों साथ में होते हैं, उसमें कोई स्प्लिट नहीं होता। सेकंड हार्ट साउंड जो रहता है वो बिकॉज ऑफ द एओर्टिक और पल्मोनरी आर्टरी के वॉल के क्लोजर के कारण होता है। एक्सपिरेशन के टाइम पे दोनों साथ में आते हैं और इंस्पिरेशन के टाइम पे क्योंकि राइट साइड में वेनस रिटर्न बढ़ता है तो पल्मोनरी वॉल थोड़ा सा लेट क्लोज होता है। पल्मोनरी वॉल लेट क्लोज होने के कारण आपको इंस्पिरेशन के टाइम पे स्प्लिट मिलता है। अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसमें हमने देखा कि क्योंकि राइट वेंट्रिकल धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा समय लेके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए एक्सपिरेशन के टाइम पे भी स्प्लिटिंग रहेगा, लेकिन इंस्पिरेशन के साथ में वो बढ़ जाएगा क्योंकि इंस्पिरेशन के टाइम में राइट एट्रियम में आपका ब्लड रिटर्न बढ़ जाएगा। अब जब
लेफ्ट साइडेड बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि वो एओर्टिक कंपोनेंट ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने को थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है, तो एक्सपिरेशन के टाइम पे आपका A2 कंपोनेंट डिले होगा और A2 कंपोनेंट डिले होने के कारण आपको एक्सपिरेशन पे स्प्लिट मिलेगा रादर देन इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन पे टाइम पे क्योंकि राइट साइड का कंपोनेंट बढ़ जाता है वेनस रिटर्न का, तो पल्मोनरी जो साउंड है, सेकंड हार्ट साउंड जो है P2 कंपोनेंट, वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, वो दोनों पास में आ जाते हैं, इसलिए इसको रिवर्स स्प्लिटिंग मिलेगा। और ASD के टाइम पे क्योंकि इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों टाइम पे जो भी लेफ्ट और राइट का वेनस रिटर्न आ रहा है वो मिक्स हो रहा है, तो डेफिनेटली राइट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो पल्मोनरी कंपोनेंट डिले है, लेकिन वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में फिक्स रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे वाइड एंड फिक्स्ड सेकंड हार्ट साउंड। अब S3 के बारे में समझते हैं। S3 नॉर्मल पेशेंट्स में यूजुअली सुनाई नहीं देता, लेकिन किसी किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, या फिर अगर आपको समझो राइट वेंट्रिकल और या लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेड है, और ऐसे कंडीशन में जब जैसे ही सिस्टोल ख़त्म हुआ, हमको मालूम है कि फिर AV वॉल ओपन होते हैं, और AV वॉल जैसे ही ओपन होते हैं, जो एट्रिया के अंदर भरा हुआ ब्लड था वो एकदम से वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है, और जब ये एकदम से एंटर करता है और डायलेटेड वेंट्रिकल में टर्बुलेंस क्रिएट करता है, तब आपको थर्ड हार्ट साउंड मिलता है, जिसके कारण से एक साउंड क्रिएट होता है जो एकदम लो पिच रहता है, और ये आता है आपका इमीडिएटली आफ्टर सेकंड हार्ट साउंड। कब होगा? जब आपके वेंट्रिकल्स डायलेटेड है ना। अब ये नॉर्मली भी आ सकता क्या? कुछ एथलीट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, और हमने समझा है कि हमको मालूम है कि जब भी एथलीट ट्रेन होते हैं तो जो नॉर्मली 72 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनका 58-60 टाइम भी काम कर लेता है, तो उनका जो वॉल्यूम जनरेट करने की जो कैपेसिटी है कम हार्ट रेट में, वो इसलिए आती है क्योंकि हार्ट थोड़ा सा उनका डायलेट हो जाता है और काफ़ी ब्लड को एकोमोडेट करके कम हार्ट रेट में भी पंप कर सकता है। तो किसी किसी एथलीट में ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको S3 मिल सकता है। S3 कब मिलेगा? डायस्टोल में, जैसा हमने समझा था S1 S2 सिस्टोल और इसके बाद में डायस्टोल। तो डायस्टोल के अर्ली फेज में आपको S3 मिल सकता है। अब S4 कब मिलता है? जैसा हमने समझा था कि जैसे ही AV वॉल ओपन हुआ, ब्लड आना शुरू होता, धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में बहुत सारा ब्लड आता जो S3 क्रिएट कर सकता है अगर डायलेटेड है वेंट्रिकल, तो उसके बाद में उसका आना कम हो जाता है, उसका स्लो पैसिव फीलिंग रहता है। उसके बाद में आखिरी में जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, बचा हुआ पूरा ब्लड अंदर शिफ्ट कर देता है, उस टाइम पे अगर आपके वेंट्रिकल्स जो है वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड है, या फिर डिफ़िकल्ट टू रिलैक्स है, या फिर स्टिफ है, अगर आपका वेंट्रिकल अगर स्टिफ है ना, या हाइपरट्रोफिड है, जिसके कारण से वो ब्लड रिसीव करने के टाइम पे रिलैक्स नहीं हो पाते प्रॉपर में, तो ऐसे कंडीशन में आपको S4 मिल सकता है। तो S4 आपको कब मिलेगा? इमीडिएटली बिफोर S1, मतलब जब आपका डायस्टोल ख़त्म हो रहा है उस टाइम पे आपको S4 मिलेगा, ठीक है। और वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। तो S3 जो है वो इनिशियली आएगा, S4 जो आएगा डायस्टोल के एंड में आएगा। ये इनिशियल ओपनिंग ऑफ AV वॉल जिसके कारण से गश ऑफ ब्लड आया था और वेंट्रिकल डायलेट है उसके लिए रहेंगे। S4 लेट डायस्टोल में आएगा जब आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर ये आपके वेंट्रिकल स्टिफ है या हाइपरट्रोफिड है उस टाइम पे आपको S4 मिल सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि ये सिस्टोलिक फेल्यूर है ना, और ये इसको हम बोलेंगे कि ये डायस्टोलिक फेल्यूर है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा ढंग से और ये डायलेट नहीं हो पा रहा ढंग से, और इसके कारण से आपको S3 और S4 मिल सकते हैं। S3 कभी कभी नॉर्मली भी मिल सकता है नॉर्मल एथलेटिक पर्सन में, S4 आपको हमेशा पैथोलॉजिकल रहेगा, S4 कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा। अब ये कब मिलेगा S3? एक तो हमने समझा था कि CCF में आपको S3 S4 मिल सकते हैं, है ना। S3 और आपको जो भी जहाँ पे भी हार्ट डायलेट हो रहा है हम बोलेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसमें मिल सकता है। S4 कब मिलेगा? जब हमने बोला कि हाइपरट्रोफिड है। हाइपरट्रोफिड कब रहेगा? डेफिनेटली जब हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो हम बोलते हैं उसमें आपको S4 मिलेगा, और CCF में मिलेगा, है ना, क्योंकि CCF में बहुत बार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों फेलियर रहते हैं।
और अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रोलॉन्ग सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, तो जिसके कारण से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, या फिर समझो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है और जिसके कारण से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो सके, तो उस कंडीशन में भी आपको S4 कभी कभी मिल सकता है। तो समझने की बात यह है यहाँ पे कि अगर डायलेट है हार्ट तो हमको S3 मिल सकता है, और अगर वो हाइपरट्रॉफिड और कॉन्ट्रैक्टेड है तो आपको S4 मिल सकता है। अब मरमर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत बार क्लिनिक में हम एग्जामिन करते वक्त ऐसा लगता है कि कुछ तो सुनाई दे रहा है, ये नॉर्मल हार्ट साउंड तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली क्या मरमर है, उस किस कारण से आ सकता है, इसकी पहचान करना मुश्किल रहता है। एक चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि डायरेक्टली आप जाके पेशेंट को ऑस्कल्टेट नहीं करते, आप उसका हिस्ट्री लेते हैं, आप उसके क्लिनिकल साइंस देखते हैं, आप उसकी पल्स को नोट करते हैं, आप उसके बीपी को देखते हैं, और जब तक आप बच्चे का चेस्ट इंस्पेक्शन ख़त्म करके ऑस्कल्टेशन पे जाते हैं, तब तक आपके दिमाग में एक डायग्नोसिस बन जाना चाहिए कि इसकी ये 2-3 पॉसिबिलिटी है और उसके हिसाब से आपको ऑस्कल्टेट करना होता है। तो ऐसा नहीं कि जस्ट एक स्टेथो रख दिया और डायग्नोसिस बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। और अगर कॉम्बिनेशन है तो बहुत बार हार्ट साउंड बहुत अलग अलग सुनाई देते हैं और फाइनल डायग्नोसिस इको का कुछ और ही रहता है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इनिशियल असेसमेंट करके एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाने के लिए हमको मरमर समझना जरूरी है। अब मरमर समझने के लिए पहले हमको चेस्ट के जो अलग अलग एरिया है उसको समझना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा अगर हमको मालूम है तो हमारा डायग्नोसिस काफ़ी आसान हो जाता है। तो जो ये स्टर्नम है, जो हमारी ये बीच की हड्डी होती है, वहाँ पे अगर आप ऊपर में करोगे सुप्रा स्टर्नल नॉच है, नीचे अगर आप आओगे तो एक जगह पे आपको एक रीच दिखेगी, इसको लुइस एंगल बोलते हैं, या फिर मैन्यूब्रियम स्टर्ना बोलते हैं। तो इसके ऊपर आपका सेकंड रिब अटैच होता है। तो ये जो रिब है आपकी जो यहाँ पे अटैच होती है, ये सेकंड वाली रहेगी, सेकंड रिब, और इसके नीचे का जो स्पेस है वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस रहेगा, है ना, इंटरकॉस्टल स्पेस। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है पहले एंगल ऑफ लुइस, वहाँ पे आपकी सेकंड रिब अटैच रहेगी, उसके नीचे का सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस रहेगा। जो लेफ्ट साइड में है वो पल्मोनरी है, और जो राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में वो एओर्टिक है। अब ये उल्टा है, हम सोचते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ तो चेस्ट है तो यहाँ पे एओर्टा रहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एओर्टा है वो क्रॉस करता है इस तरीके से, और पल्मोनरी ट्रंक भी आगे जाके बाइफरकेट होती है। तो आपको वो क्रॉसिंग समझना पड़ेगा, और इसके कारण से राइट साइड में एओर्टिक है, लेफ्ट साइड में पल्मोनरी है। अब अपेक्स जहाँ पे हार्ट का यूजुअली फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में जो रहता है, वहाँ पे आपको माइट्रल का एरिया मिलेगा, और जो लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर है वहाँ पे आपको ट्राइकस्पिड मिलेगा। उसके ऊपर आप देखोगे तो ये यहाँ पे VSD के मरमर्स मिलते हैं, तो लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे आपको VSD के मरमर्स मिलते हैं। और एक जो एरिया रहता है वो थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में रहता है, इसको हम अब्स एरिया बोलते हैं, और यहाँ पे एओर्टा का रूट रहता है। और जो भी रिगर्जिटेशंस वाले मरमर है, या फिर इन्फंडिबुलम जो बोलते हैं एओर्टा का, जहाँ से आउटर ट्रैक स्टार्ट होता है, वो आपका थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में आपको मिलेगा। तो जो भी रूट से रिलेटेड डिसीजेस रहेंगे वहाँ के मरमर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर हमको पता चले कि मरमर तो आपने ऑस्कल्टेट कर लिया, लेकिन मैक्सिमम उसकी इंटेंसिटी आपको दिख रही कि अपेक्स में है, तो वो माइट्रल वॉल से रिलेटेड रहने के चांसेस है। अगर आपको लोअर स्टर्नल बॉर्डर में मिल रहा है तो वो ट्राइकस्पिड से रिलेटेड है। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड में रहा तो पल्मोनरी का, और राइट साइड में रहा तो एओर्टा का रहने के चांसेस है। तो आपको लोकेशन पे से भी पता चल सकता है कि कौन सा वॉल इन्वॉल्व है या कौन सा डिफेक्ट रह सकता है। अब जब भी आप मरमर को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि कौन सा एरिया है, उस हिसाब से कौन सा वॉल इन्वॉल्व हुआ वो हमको समझ में आता है। दूसरा वो देखो कि वो सिस्टोल में आ रहा है कि डायस्टोल में आ रहा है। आप बोलोगे आप सर ये कैसे दिखेगा, वो वहाँ पे ग्राफ तो नहीं आएगा, हमको कैसे समझेंगे कि सिस्टोल है कि डायस्टोल है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि एक उंगली पेशेंट के एक कैरोटिड पे रखना है, दोनों पे नहीं रखना है, एक कैरोटिड पे रखना है और आपको ऑस्कल्टेट करना है। अगर आपका मरमर कैरोटिड के साथ में आ रहा है ना, तो कैरोटिड पल्स आ रही है और मरमर आ रहा है तो वो सिस्टोल में है, और वो कैरोटिड पल्स आने के बाद का मरमर है तो वो डायस्टोल में है। तो इस तरीके से हम उसको सिस्टोल में है या डायस्टोल में है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तीसरा है ग्रेड और कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर बहुत डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन हमको मालूम होना किस तरह के कैरेक्टर रहते, वो हम इंडिविजुअल मरमर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रेड क्या रहता,
ग्रेड मतलब कितना सीवियर है। अगर आप हाथ लगा के भी उसको अगर फील कर पा रहे हो मरमर को, तो उसको हम बोलेंगे कि उसके साथ में थ्रिल है ना। और ये थ्रिल जब भी रहता है तो वो ग्रेड 4 हो जाता है। उसके अलावा कभी कभी आप जस्ट इसको उसको स्टेथोस्कोप के रिम से भी टच किया और उसके बावजूद आपको सुनाई दे रहा है तो वो ग्रेड 5 हो गया। कभी कभी बोलते हैं कि आपने चेस्ट से उठा भी लिया तो भी सुनाई देगा मरमर, तो वो ग्रेड 6 हो गया। ऐसे प्रकार से आप उसको ग्रेडिंग करते हैं, और जितना ज़्यादा ग्रेड उतना ज़्यादा उसके ऑर्गेनिक होने के चांसेस है। अगर समझो विद डिफिकल्टी आ रहा है, या सिर्फ एक्सपर्ट ही सुन पा रहे हैं, या फिर कुछ कन्फ्यूजन है कि नहीं है, इस टाइप के मरमर जो रहते हैं यूजुअली वो ऑर्गेनिक नहीं रहते, वो फ्लो मरमर्स रहते हैं। फ्लो मरमर मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्लो वॉल के अंदर से जब होता है तब उसके कारण से टर्बुलेंस क्रिएट होता है और वो कभी कभी मरमर क्रिएट करता है। अब मरमर क्या रहता है? मरमर एक टर्बुलेंट फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होने वाला साउंड है। अब टर्बुलेंस कब होगा? अगर समझो आपका वॉल नॉर्मल है, समझो ये आपका वॉल है और ये नॉर्मल है। अब इसके अंदर से जब ब्लड जाता है तो कोई साउंड नहीं क्रिएट करता, ठीक है, जब वॉल ओपन होता है तो। लेकिन अगर समझो वॉल नॉर्मल है, आपके वॉल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लड वॉल्यूम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल एनीमिया है, एनीमिया होने के कारण बॉडी ने बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिटेन कर लिया है, या किसी और कारण से फ्लूइड रिटेन किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी ये फ्लो बढ़ेगा, है ना, तो जब भी ये फ्लो बढ़ता है तो एक टर्बुलेंट क्रिएट करेगा और वो फ्लो के कारण मरमर क्रिएट होगा। दूसरा, अगर समझो वॉल बहुत ही छोटा हो गया, और छोटा होने के कारण क्या हो रहा है कि नॉर्मल वॉल्यूम है लेकिन वो छोटे से वॉल में जाने के उसको तकलीफ हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी टर्बुलेंस क्रिएट होगा और मरमर आएगा। तीसरा, उसमें से ब्लड जा रहा है और वो वॉल बाद में बंद भी हो रहा है, लेकिन बंद होने के बाद ब्लड वापस उसमें से आ रहा है ना। वॉल बंद होने के बाद वॉल ने ब्लड रोक लेना चाहिए लेकिन वो रोक नहीं पा रहा और वो रिगर्जिटेट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी मरमर क्रिएट होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है। और जितने दोनों के बीच में के वेरिएशंस रहेंगे, मतलब वॉल के एक साइड का प्रेशर और दूसरे साइड का प्रेशर, इसके अंदर जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस रहेगा उतना भी मरमर को बढ़ाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो छोटे छेद होते हैं, समझो VSD बहुत छोटा है और लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल से राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल में आने में ज़्यादा ब्लड पंप हो रहा है तो आपका मरमर ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर समझो ये छेद बड़ा है तो वो आसानी से आ जाएगा ब्लड, तो आते वक्त तो कोई टर्बुलेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो जो ओपनिंग है, जो कनेक्शन है, जो शंट है, उसके साइज पे भी मरमर डिपेंड करता है। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट में आपको अलग अलग मिलता है, इसलिए हर एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर सेम नहीं रहेगा और हर VSD का मरमर सेम नहीं रहेगा, वो चेंज होते रहेगा। डिपेंड्स अपॉन कि दोनों साइड के प्रेशर्स कितने हैं, और ये डिपेंड करेगा कि छेद कितना बड़ा है, ठीक है। दूसरा, एक और इसके साथ में चीज़ें होती है, उसको बोलते हैं क्लिक। तो जब भी वॉल ओपन होता है, ओपन होते वक्त अगर उसमें टर्बुलेंस क्रिएट हुआ तो पहले क्लिक देगा और उसके बाद में मरमर क्रिएट करेगा। अगर एओर्टा का स्टेनोसिस है तो आपको एओर्टिक स्टेनोसिस का जो मरमर मिलता है उसके साथ में आपको क्लिक मिलेगा। पल्मोनरी आर्टरी का वॉल का स्टेनोसिस है तो उसमें आपको क्लिक मिलेगा। अगर माइट्रल वॉल का प्रोलैप्स है और उसके कारण से अगर ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा रिगर्जिटेट करने के पहले वो कोलैप्स हो रही है, तो वो आपको क्लिक करेगा। एक और साउंड होता है जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप, तो ये ओपनिंग स्नैप क्या रहता है? ये जब भी ये वॉल ओपन होती है माइट्रल वॉल, तो बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस, क्योंकि वॉल स्टेनोज है, ओपन करते वक्त एक साउंड करता है जिसको हम ओपनिंग स्नैप बोलते हैं, और ये डायस्टोल में आएगा जब स्टार्टिंग में आपकी माइट्रल वॉल ओपन होती है। तो ऐसे अलग अलग साउंड उसके साथ में एसोसिएटेड साउंड आपको मिल सकते हैं। अब रेडिएशन और कंडक्शन क्या है? अब रेडिएशन और कंडक्शन में एक चीज़ हमको समझनी है कि जब आप मरमर सुनते हैं तो माइट्रल में और किसी और एरिया में मरमर नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो हर जगह आता, पूरा प्रिकॉर्डियम में आप सुनोगे तो मरमर सुनाई देता, लेकिन बेस्ट कहाँ पे सुनाई देता वो आपको देखना है। बेस्ट अगर वो माइट्रल एरिया में सुनाई दे रहा है और बाकी जगह पे फेंट हो रहा है, और जब आप दूर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो बैकग्राउंड में जा रहा है वो मरमर, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कंडक्टेड मरमर है। लेकिन अगर समझो एओर्टा का मरमर है और आपको लगता है कि ये कैरोटिड एरिया में भी, यहाँ पे भी उसका, कैरोटिड के ऊपर भी उसका वो मरमर सुनाई दे रहा है और सेम इंटेंसिटी का सुनाई दे रहा है, तो अब हम उसको बोलेंगे कि इट इज़ रेडिएटिंग टू कैरोटिड।
ठीक है। और माइट्रल वॉल का मरमर आप एक्जिला में देख रहे हो तो सेम इंटेंसिटी का सुनाई दे रहा है, मतलब जितना यहाँ पे सुना देना है उतना ही वहाँ पे सुनाई दे रहा है, कम नहीं हो रहा उसका आवाज़। तो उसको भी हम बोलेंगे कि माइट्रल वॉल का मरमर है, माइट्रल वॉल का मरमर है वो रेडिएट हो रहा है एक्जिला में। तो ये रेडिएशन और कंडक्शन हमको आना चाहिए। और चौथा है कुछ एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स रहते हैं, जैसे इंस्पिरेशन के टाइम पे बढ़ता है क्या, लेग राइजिंग करने के बाद बढ़ता है क्या, क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट करने के बाद बढ़ता है क्या, या फिर स्टैंडिंग में कम होता है, स्लीपिंग में बढ़ता है, ऐसा कुछ है क्या। तो ये हम बोलेंगे एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर। इसके साथ में हमको डायग्नोसिस बनाता है। इंडिविजुअल मरमर समझते हैं और उसको सिंपल बनाते हैं। अब अगर आपने देखा कि एओर्टिक एरिया में मरमर है और आपको डायग्नोस करना है कि ये कौन से लीजन का मरमर है, तो हमारा पहला स्टेप था कि कौन सा एरिया है, तो एओर्टिक है तो एओर्टिक वॉल से रिलेटेड ज़्यादा है। इसका मतलब बागीचे करने के आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी और उसका जो एक्चुअल जो लाउड आपको एओर्टिक कंपोनेंट एओर्टिक एरिया में मिल रहा है, तो एओर्टिक वॉल अफेक्टेड है। हमने समझा था कि जब भी एओर्टा में ब्लड कब जाता है, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एओर्टा में ब्लड जाएगा और वॉल ओपन होगा। और डायस्टोल जैसे ही शुरू होता है वेंट्रिकल का, ब्लड वापस आने की कोशिश करता है तो वो वॉल क्लोज होता है। तो एओर्टिक वॉल सिस्टोल में ओपन होता है, डायस्टोल में क्लोज होता है। तो जो भी सिस्टोल में मरमर आएगा वो ओपनिंग से रिलेटेड इशू आएगा, मतलब जब वॉल छोटा रहेगा तब आएगा, या तो वहाँ का फ्लो बढ़ जाएगा तब आएगा। और जो भी मरमर डायस्टोल में आएगा वो एक्चुअली क्लोज होने के प्रॉब्लम में आएगा, मतलब रिगर्जिटेशन में आएगा। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि सिस्टोल में जो भी मरमर आ रहे हैं वो स्टीनोसिस के हैं, और जो डायस्टोल में आ रहे हैं वो हमारे रिगर्जिटेशन के लिए। और क्योंकि एओर्टा के एरिया में तो एओर्टा का है, ठीक है। सेम चीज़ पल्मोनरी एरिया में अगर आपकी सुनाई देती है तो सिस्टोलिक है तो स्टीनोसिस के कारण है, और डायस्टोल है तो रिगर्जिटेशन के कारण है। तो जैसा हमारा S1 S2 कंपोनेंट है और इसके बीच में अगर मरमर आ रहा है तो हम बोलेंगे उसको सिस्टोल में आ रहा है। अब हमको कैसे पता चलेगा ये सिस्टोल में? अगेन कैरोटिड पे पाल्पेट करेंगे और ऑस्कल्टेट करेंगे। कैरोटिड के साथ में मरमर आ रहा है मतलब सिस्टोलिक है, कैरोटिड उठने के थोड़ी देर के बाद में आ रहा है तो डायस्टोलिक है। तो अगर सिस्टोल में मरमर आ रहा है और बहुत ही फेंट मरमर है तो ये आपका फ्लो के कारण रह सकता है। फॉर एग्जांपल एनीमिया है या थायरोटॉक्सिकोसिस है जिसमें आपका हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन है, इसको हम बोलेंगे कि फेंट सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। ये होगा हमारा हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन के, हाइपर डायनामिक, ठीक है। सेकंड, अगर समझो आपको प्रोमिनेंट सिस्टोलिक मरमर आ रहा है एओर्टिक एरिया में और इसको हम बोलते हैं कि वो बढ़ रहा है थोड़ी देर और बाद में कम हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो। लेकिन डायमंड शेप का हमको दिख रहा है कि पहले जा रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, और सिस्टोल में ही हो रहा है सबका सब। आप ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको कैरोटिड के साथ में मरमर मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर है, सिस्टोलिक मरमर है, हाई इंटेंसिटी मरमर है और एओर्टिक एरिया में आ रहा है। अगर इसके साथ में आपको यहाँ पे क्लिक मिलता है तो ये एओर्टिक स्टीनोसिस का मरमर है, मतलब ये जो वॉल है एओर्टा का उसमें प्रॉब्लम है, और एओर्टा का वॉल में प्रॉब्लम होने के कारण हम इसको यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक मिल रहा है, और क्लिक के साथ में अगर आपका क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर है तो वो एओर्टिक स्टीनोसिस का मरमर है। अगर ये समझो ओपनिंग स्नैप सॉरी ये जो क्लिक है वो है नहीं यहाँ पे और मरमर लेकिन वैसा ही है, और यहाँ के बजाय अब्स एरिया में ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे रहा है, तो वो आपका इनफंडिबुलर स्टीनोसिस है। इनफंडिबुलर स्टीनोसिस मतलब जो ये कंपोनेंट है यहाँ का स्टीनोसिस उसका हुआ है जिसके कारण से हुआ। और ये ऐसा कब होता है? जब हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी आपकी रहती है, उस टाइम पे आपको इनफंडिबुलर का जो आउटफ्लो ट्रैक है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, उसमें आपको उसमें आपको क्लिक नहीं मिलेगा क्योंकि वॉल नॉर्मल है और क्लिक हमेशा वॉल के लेवल पे क्रिएट होता है, इसलिए इसमें आपको क्लिक मिलेगा, और जब इनफंडिबुलर स्टीनोसिस रहेगा उस टाइम पे आपको क्लिक नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमको समझना जरूरी है। अब डायस्टोल में क्या हो रहा है? डायस्टोल में हमने समझा था कि डायस्टोल के मरमर रहेंगे वो रिगर्जिटेंट वाले मरमर रहेंगे, मतलब आपका वॉल क्लोज नहीं हो रहा है। डायस्टोल का जो है डी क्रिसेंडो टाइप का मरमर रहेगा, मतलब इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमको समझना है कि इधर के प्रेशर कम हो रहे हैं और पूरा का पूरा ब्लड कॉलम एकदम से धाम से एओर्टिक वॉल पे गिरा। एओर्टिक वॉल पे गिरने के टाइम पे मैक्सिमम उसका प्रेशर था
और उस टाइम पे रिगर्जिटेशन हो गया तो हमको ज़्यादा वॉल्यूम मिला और धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होते गया। तो डायस्टोल के टाइम पे इनिशियली हाई इंटेंसिटी और लो धीरे धीरे वो अगर कम होता है तो इसको हम बोलेंगे कि ये एवर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर है। और यही अगर हमको पल्मोनरी एरिया में सुनाई देता है तो हम बोलेंगे कि वो पल्मोनरी रिगर्जिटेशन का मर्मर है। ये मर्मर भी आपको ज़्यादा वॉल्वुलर लेवल पे सुनाई देता है ना। लेकिन अगर आप ऑस्कल्टेट करोगे आपको यहाँ पे भी सुनाई देगा, यहाँ पे भी सुनाई देगा, ठीक है। तो ये डायस्टोलिक मर्मर है। आप कैरोटिड को पाल्पेट करोगे, कैरोटिड पाल्पेट होने के बाद में आने वाला मर्मर है और एवर्टिक एरिया में प्रोमिनेंट है तो हम इसको बोलेंगे एवर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर है। अब इसके साथ में हमको एक चीज़ और समझनी है कि हम सेकंड हार्ट साउंड के स्प्लिटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अगर एवर्टिक स्टेनोसिस का कारण है तो आपको रिवर्स स्प्लिटिंग मिल सकता है ना। और अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण है तो आपको वाइड एंड वेरिएबल स्प्लिट साउंड आपको मिल सकता है। अब माइट्रल वॉल में अगर आपको मर्मर मिल रहा है और ट्राइकस्पिड वॉल में हमको मिल रहा है तो रिस्पेक्टिवली माइट्रल या ट्राइकस्पिड वॉल का प्रॉब्लम है। अब जैसा हमने समझा था कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल में जाता है तो ये क्लोज होते हैं, है ना। सिस्टोल के टाइम पे क्लोज होते हैं और जब डायस्टोल होता है तो ये ओपन होते हैं। तो डायस्टोल के टाइम पे एबी वॉल ओपन होते हैं। तो अगर आपको इस एरिया में सिस्टोल में मर्मर सुनाई दे रहा है, मतलब कैरोटिड के साथ में आपको मर्मर सुनाई दे रहा है, मतलब इसके क्लोजर में कुछ तो प्रॉब्लम है। क्लोजर में प्रॉब्लम कब होगा? रिगर्जिटेशन होगा तब। तो ये यहाँ पे आपको रिगर्जिटेंट मर्मर मिलेगा। और जो डायस्टोल के टाइम पे ये ओपन हो रहे हैं और ओपन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये स्टेनोसिस का मर्मर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और माइट्रल एरिया में है तो माइट्रल वॉल का प्रॉब्लम है, ट्राइकस्पिड एरिया में है तो ट्राइकस्पिड का प्रॉब्लम है। तो अगर समझो आपको सिस्टोल में मर्मर मिल रहा है मतलब वो रिगर्जिटेशन का मर्मर है। तो रिगर्जिटेशन का मर्मर अगर पूरे सिस्टोल में नहीं, आखिरी में आ रहा है और उसके पहले अगर आपको एक हाथ क्लिक सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो वॉल प्रोलैप्स हो रहा है अंदर और इसके कारण से वो क्लिक क्रिएट कर रहा है। तो ये माइट्रल वॉल प्रोलैप्स का मर्मर है, ठीक है। इसके साथ में आपको सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा लेकिन वो सिस्टोल के कुछ कंपोनेंट में रहेगा। अभी ये जो क्लिक है ये बहुत बार जो हम मैन्यूअर करते हैं उसके बाद में चेंज हो सकती है, हो सकता है पहले ही आ जाए या बाद में आ जाए और मर्मर पूरे कंपोनेंट में नहीं रहेगा। ये आपको हेल्प करेगा डायग्नोसिस में। लेकिन अगर पूरे ही सिस्टोल में आपको मर्मर मिल रहा है तो जो आपका माइट्रल वॉल है वो पूरा रिगर्जिटेट कर रहा है। जब तक वेंट्रिकल पूरा सिस्टोल में है तब तक के वो रिगर्जिटेट होता रहेगा और इसके कारण से आपको ये पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा। पैन सिस्टोलिक मतलब पूरे सिस्टोल भर उसके अंदर आपको रिगर्जिटेशन मिलेगा और आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा। ये दोनों मर्मर आपके सिस्टोलिक रहेंगे, मतलब जब आप कैरोटिड को पाल्पेट करोगे तो उसके साथ में ये मर्मर आपको सुनाई देंगे। अगर डायस्टोल में है तो क्या है, डायस्टोल में हमने समझा था कि ये ओपन होता है और ओपन होते वक्त अगर क्रिएट कर रहा है मतलब ये स्टेनोसिस हुआ है। तो अगर आपको माइट्रल एरिया में डायस्टोलिक मर्मर मिल रहा है तो माइट्रल स्टेनोसिस का है, ट्राइकस्पिड में मिल रहा है तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का है। ये आपको अर्ली डायस्टोल में मिलेगा। और इसके अलावा अगर ये माइट्रल वॉल स्टेनोसिस का मर्मर है तो हमने समझा था कि वो वॉल जैसे ही ओपन होता है एक साउंड क्रिएट होता है जिसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्नैप, ठीक है। और अगर ओपनिंग स्नैप के साथ में है तो ये माइट्रल स्टेनोसिस है। और माइट्रल स्टेनोसिस का जो मर्मर है वो डायस्टोल में आएगा, उसके पहले उसको एक ओपनिंग स्नैप आपको मिलेगा। तो ये सेम मर्मर आपको ट्राइकस्पिड एरिया में भी मिल सकते हैं। ट्राइकस्पिड में एरिया में मिला तो आपको उसका रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस सस्पेक्ट करना है। ट्राइकस्पिड वॉल प्रोलैप्स ऐसी एंटिटी नहीं रहती तो ये वाला मर्मर शायद आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन रिगर्जिटेशन वाला मर्मर आपको मिल सकता है। एक और मर्मर जो आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि वो है वीएसडी का मर्मर। वीएसडी का मर्मर भी आपको पैन सिस्टोलिक ही मिलेगा। और ये क्योंकि यहाँ पे जब छेद होता है तो यहाँ से ब्लड हमेशा राइट साइड ऑफ हार्ट के प्रेशर कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड के प्रेशर। तो जिसके कारण से लेफ्ट टू राइट शंट कंटिन्यूअसली सिस्टोल भर होता रहेगा और आपको सिस्टोल में पूरे आपको मर्मर दिखेगा। और ये आपको मिलेगा लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर में और इसको हम बोलेंगे कि ये वीएसडी का मर्मर है। तो कहाँ पे मर्मर है और कौन से फेज में, इससे आपको पता चल जाएगा। एक और मर्मर जो आपको समझना है, जैसे जो क्लेविकल यहाँ पे अटैच होता है उसके नीचे के एरिया में आपको मर्मर मिल सकता है। वो भी पैन सिस्टोलिक रह सकता है या फिर सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में रहेगा। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मर्मर, क्योंकि वो सिस्टोल में भी आ रहा है डायस्टोल में भी आ रहा है। तो ऐसा जो मर्मर है आपको अगर क्लेविकल के नीचे के एरिया में मिल रहा है लेफ्ट साइड में, तो इसको हम कंटिन्यूअस मर्मर बोलेंगे। ये आपको मिलता है पीडीए के लिए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस केस में मिलते हैं।
बहुत बार मरमर बैक में भी सुनाई देते हैं, वो कोलैटरल्स के कारण रहते हैं, है ना। जैसे समझो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है और कोलैटरल्स डेवलप हुए हैं, तो उसमें आपको ऐसे मरमर मिल सकते हैं। एक चीज़ और जो हमको समझनी चाहिए है कि VSD का जितना साइज छोटा रहेगा उतना टर्बुलेंट ज़्यादा क्रिएट करेगा और ज़्यादा लाउड मरमर आएगा। और अगर बड़ा साइज़ का VSD है तो हो सकता है आपको मरमर ना मिले, है ना। तो ये हमको समझना ज़रूरी है। दूसरा, ये जो कंटिन्यूस मरमर है इसको मशीनरी मरमर्स भी बोलते हैं, क्योंकि मशीन के पास खड़े रहने के बाद जैसा आवाज़ आता है वैसा आवाज़ यहाँ पे आता है, इसलिए आपको उसको सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में आपको सुनाई देगा। ये सब मरमर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अगर उसको क्लिक करोगे तो वो मरमर को आप सुन सकते हैं और उसके हिसाब से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब कुछ मैन्योर्स रहते हैं जो आप करके मरमर को एसेंचुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को फॉरवर्ड लीन कराओगे आप तो एओर्टिक वॉल चेस्ट के पास में आ जाएगा, जिसके कारण से एओर्टा के साइड के सारे मरमर एसेंचुएट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और इंटेंसिटी में आएंगे। अगर अपेक्स का है कुछ और आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन दोगे तो माइट्रल वॉल आगे आ जाएगा और वो आपको माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन की इसको बता देगा, है ना। तीसरा, अगर आप वेनस रिटर्न बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डीप इंस्पिरेशन करके उसको ऑस्कल्टेट कर रहे हैं तो राइट साइड के सारे मरमर बढ़ जाएंगे। और अगर आप उसको पैसिव लेग राइजिंग कर रहे हैं, पैसिव लेग राइजिंग जब आप करते हो तो पूरे मरमर, सारे मरमर एसेंचुएट हो जाते हैं एक्सेप्ट टू। एक है माइट्रल वॉल प्रोलैप्स का मरमर और दूसरा है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का मरमर। ये मरमर फेंट हो जाते हैं। अब फेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जब वेनस रिटर्न आता है, वेनस रिटर्न आने के बाद ये माइट्रल वॉल को स्प्लिंट कर देगा और जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है जिसमें सेप्टम आगे सरक के एओर्टा के ओपनिंग को ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि वेनस रिटर्न आ गया तो थोड़ा स्प्लिंट हो जाएगा और स्प्लिंट होने के कारण वो ऑब्स्ट्रक्शन कम करेगा और जिसके कारण से आपका जो मरमर है वो कम हो जाएगा। उल्टा, जब आप खड़े हो जाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं तो वेनस रिटर्न कम हो जाता है और इसके कारण से सारे मरमर कम होंगे एक्सेप्ट माइट्रल वॉल प्रोलैप्स और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो ये चीज़ हमको अलग से याद रखना है कि जब भी स्लीपिंग पोजीशन में, पैसिव लेग पोजीशन में सारे मरमर बढ़ जाएंगे एक्सेप्ट माइट्रल वॉल प्रोलैप्स और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और स्टैंडिंग पोजीशन में सारे मरमर्स कम सुनाई देते हैं एक्सेप्ट दिस टू। ठीक है। अब तीसरा मैन्योर है कि वो क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट करते हैं। ये करके हम क्या कर रहे हैं? हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ के आगे का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो जो एओर्टिक स्टेनोसिस वाले मरमर हैं वो सारे कम हो जाएंगे और जो रिगर्जिटेशन वाले मरमर हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप स्प्लिंट करोगे जितना आप स्ट्रेन करोगे उतना पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल को उसके अगेंस्ट ब्लड पुश करने में ज़्यादा ताकत लगेगी, जिसके कारण स्टेनोसिस वाले मरमर कम हो जाएंगे। और क्योंकि आगे में प्रेशर ज़्यादा है तो वो फ्लूइड ज़्यादा मूव बैक करेगा और उसके कारण से रिगर्जिटेशन वाले मरमर बढ़ जाएंगे। तो ये एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर भी आपको याद रखना ज़रूरी है।